डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन और हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशिल राव जी को सादर वंदनामि। देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमन होता है। जैसा कि योगेश जी ने जिक्र किया कि आज की गूगल मीट में हम चर्चा करेंगे। अभी चूंकि इस वर्ष का आज अंतिम दिन है 31 दिसंबर और कल से औपचारिक रूप से ईसाई कैलेंडर के हिसाब से हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे होंगे, बल्कि आज रात को 12 बजे के बाद ही। तब स्वाभाविक रूप से जिस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस आंदोलन, जिस मुहिम में हम काम कर रहे हैं, पीछे मुड़कर थोड़ा सा ये देख लेना कि हम लोगों ने साल भर में काम क्या किए हैं, या फिर जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि हमने खोया क्या है, पाया क्या है, हमारी उपलब्धियां क्या रही है। और इस तरह की बात व्यक्तिगत रूप से मैं अकेला नहीं बल्कि बहुत से साथी करते रहे हैं। निश्चित रूप से धम्मभूमि का आंदोलन इतना विस्तृत है। श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में देश भर में धम्मभूमि की गतिविधियां संचालित होती है। इस पे दर्जनों पुस्तकें लिखी जा सकती है धम्मभूमि की गतिविधियों के बारे में, इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में। लेकिन विशेष रूप से यदि हम 2024 की बात करें, चूंकि आज ठीक अवसर है इस विषय पे बात कर ली जाए, और दो कारणों से इस पे बात करना जरूरी हो जाता है। एक, कि जब भी हम धम्मभूमि की बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम धम्मभूमि के बारे में लोगों को क्या बताएं। तो जो धम्मभूमि से जुड़े हुए सारे के सारे कार्यकर्ता साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, तो वो बेहतर ढंग से चीजों को रिवाइज कर पाए, याद कर पाए कि इस एक साल में हम लोगों ने क्या अर्जित किया है, क्या हासिल किया है। दूसरा ये भी है कि बहुत से नए साथी जुड़ते हैं हर दिन मीटिंग में, तो वो भी बेहतर ढंग से जान पाए कि जब आप धम्मभूमि के बारे में सुनते हैं, धम्मभूमि आंदोलन की बात सुनते हैं, तो इस एक आंदोलन ने एक साल में क्या हासिल किया है, क्या उपलब्धियां रही है। तो मोटी मोटी सी जब भी हम धम्मभूमि की बात करते हैं, प्राथमिक रूप से एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि धम्मभूमि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बौद्ध में भारत की संकल्पना पर काम करती है। धम्मभूमि मूल रूप में श्रद्धेय बनते राहुल जी के कुशल नेतृत्व में धम्म प्रचार के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है। उनका एक आंदोलन है जो समाज को धम्म की राह बताते हुए श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाना चाहता है। अब जब भी हम धम्म की बात करेंगे, धम्म के प्रचार प्रसार की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे टूल्स नजर आएंगे कि किन किन माध्यमों से, किन किन साधनों के माध्यम से हम धम्म प्रचार कर सकते हैं, बाबा साहब के बौद्ध में भारत की संकल्पना को स्वरूप दे सकते हैं। तो धम्म के मामले में जो प्राथमिक चीज है वो निश्चित रूप से भिक्षुओं या भिक्षुणियों की देशनाएं होती है, उनके देशना के कार्यक्रम होते हैं। और इसी बात का विस्तार करते हुए धम्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में यदि हम देखें तो 2024 में धम्मभूमि ने मोटे मोटे से 5 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए। एक, हर वर्ष की भांति साल की शुरुआती तिमाही में, मार्च के महीने में, जब 18 मार्च को आगरा में राष्ट्रीय स्तर का धम्म कारवां और समारोह होता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा आए थे। उनके आगरा आगमन की स्मृति में ही पिछले लगभग एक दशक से धम्मभूमि प्रतिवर्ष आगरा में एक राष्ट्रीय स्तर के विशाल कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो वो अद्भुत अद्वितीय कार्यक्रम इस बार भी 18 मार्च 2024 को आगरा में आयोजित हुआ था। और उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से देश भर से बहुत ही उत्साही कार्यकर्ताओं, धम्म के उपासक उपासिकाओं और नौजवानों की उपस्थिति रही। और धम्मभूमि के इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी रहती है कि हर वर्ष किसी एक थीम को आधार बनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो 18 मार्च 2024 का कार्यक्रम विशेष रूप से यूं कहा जा सकता है कि युवाओं को समर्पित रहा एक तरह से।
और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जीवन के अंतिम दिनों में जिस पीड़ा का जिक्र करते हुए हमें अलविदा कह के गए कि मेरे इस बंबू का तंबू कौन बनेगा, उसी थीम को आधार बनाकर कि हम सब नौजवान साथी, युवा साथी, धर्म को समर्पित साथी बाबा साहब की उस तंबू का बंबू बनेंगे। और हमने देखा भी कार्यक्रम में कि सैकड़ों युवाओं ने ऐसा संकल्प भी व्यक्त किया कि हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो अपने आप में बड़ा अद्भुत और प्रभावशाली कार्यक्रम ये रहा। इसके बाद में जो राष्ट्रीय स्तर का बड़ा कार्यक्रम धम्मभूमि द्वारा आयोजित हुआ, उसके गवाह भी आप में से बहुत सारे साथी रहे होंगे। और ये अवसर मिला राजस्थान को कि जयपुर में 15-16 जून 2024 को बौद्ध समाज आचार संहिता कार्यशाला का आयोजन श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में किया गया। और ये कार्यक्रम भी आधुनिक भारत के इतिहास में बड़ा अनूठा कार्यक्रम था। पहली बार ऐसे किसी उद्देश्य पर कार्यक्रम केंद्रित था जिसकी बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हर जगह पर अपने भाषणों में करते रहे कि बौद्धों को दिशा देने के लिए, बौद्ध समाज का स्वरूप तय करने के लिए और उन्हें श्रेष्ठ जीवन की राह पर अग्रसर करने के लिए उनकी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, बौद्धों की एक आचार संहिता होनी चाहिए। तो श्रद्धेय भंते जी ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए इस बात की आवश्यकता को महसूस करते हुए और जयपुर के प्रबुद्ध और बहुत ही निष्ठावान साथियों की उत्सुकता और उनके सहयोग की वजह से ये तय हुआ कि ऐतिहासिक कार्यक्रम जयपुर में किया जाए। तो निस्संदेह ये कार्यक्रम भी अपने आप में अनूठा रहा 2-3 कारणों से। एक महत्वपूर्ण कारण तो ये रहा कि जिस उद्देश्य के लिए आयोजित हुआ था वो अपने आप में बड़ा दूरदर्शी और प्रभावशाली था कि बौद्धों की एक आचार संहिता होनी चाहिए। और इसके समानांतर 18 मार्च के बाद से ही, बल्कि जनवरी के महीने से ही, जब ये तय हुआ था कि हम बौद्ध आचार संहिता बनाएंगे, तो धम्मभूमि की टीम समानांतर रूप से काम कर रही थी बौद्ध आचार संहिता को डिजाइन करने के लिए। तो वो काम भी समानांतर रूप से चलता रहा और 15-16 जून के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए हजारों उपासक उपासिकाओं के सामने, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, प्रोफेसर थे, वकील थे, टीचर्स थे, हर एक वर्ग का, हर एक प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से बुद्धिजीवी साथी उपस्थित रहे और 150 के लगभग भिक्षु और भिक्षुणियां देश भर से उपस्थित हुए। तो ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत बात थी कि देश भर के सारे भिक्षु और भिक्षुणियों को, जिनकी इच्छा थी आने की, उन सभी को एक मंच पर लाकर इस तरह का प्रयास किया गया कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही आदर्श और प्रभावशाली आचार संहिता का निर्माण करें। तो उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में धम्मभूमि द्वारा तैयार की गई आचार संहिता का प्रेजेंटेशन किया गया, सामने बैठे हुए लोगों से सुझाव मांगे गए, ऑन द स्पॉट बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए, उसके बाद भी अलग अलग माध्यमों से सुझाव आते रहे और इस तरह से एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हुआ श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में। तीसरा जो कार्यक्रम हुआ वो सितंबर के महीने में, हम सब लोग बेहतर ढंग से परिचित हैं कि 23 सितंबर को पूरा देश संकल्प दिवस के रूप में मनाता है और वडोदरा वो ऐतिहासिक जगह है जहां बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने देश की घटिया जातिवादी व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया था। तो उनकी उसी संकल्प की स्मृति में धम्मभूमि पिछले कई वर्षों से वह कार्यक्रम कर रही है और 2023 में हमने देखा था कि बिलासपुर में सामने सामने शिविर का आयोजन किया गया था। इस बार जब राष्ट्रीय स्तर पर एक सामने सामने और ध्यान साधना शिविर के आयोजन स्थान का चयन करने की बात आई, तो इस स्थान के लिए भी वडोदरा को चुना गया और देश भर से आए हुए लगभग 300 उपासक उपासिकाओं ने सामने या सामने के रूप में चीवर पहनकर लगातार 11 दिनों तक ध्यान साधना की, धम्म की बारीकियों को जाना समझा। और एक अद्भुत बात इस कार्यक्रम में ये भी रही कि बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही और इसी कार्यक्रम का एक और बड़ा अद्भुत हिस्सा ये बना कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतने सारे लोगों की उपस्थिति में भिक्षुणी दिवस समारोह का आयोजन भी किया गया उसी कार्यक्रम के अंतर्गत, शिविर के अंतर्गत। तो कई आयाम लिए हुए
ये ध्यान साधना शिविर, सामनेरी शिविर निश्चित रूप से सैकड़ों लोगों को इसने प्रेरित किया, उत्साहित किया, आंदोलित किया कि वे भी भिक्षु या भिक्षुणी के रूप में धर्म प्रचार का काम कर सकते हैं, समाज को जागृत करने का काम कर सकते हैं, समाज को दिशा देने का काम कर सकते हैं। फिर 23 सितंबर को जब सयाजीराव गायकवाड़ पार्क में एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, श्रद्धेय भंते जी के उस ओजस्वी भाषण को देश भर में उस वक्त भी सामने बैठे हुए हजारों लोगों ने सुना। और आप देखेंगे आज भी वो वीडियो आवाज इंडिया टीवी चैनल के यूट्यूब चैनल पे है, वहां लाइव उस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने देखा है। तो इस तरह से बड़ौदा का वो ऐतिहासिक कार्यक्रम संकल्प दिवस के अवसर पर निश्चित रूप से उसकी पहुंच, उसकी गूंज देश भर में पहुंची, और ये भी अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक और अद्भुत उपलब्धि रही। उस कार्यक्रम का ही परिणाम ये निकला कि वडोदरा के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने तय किया श्रद्धेय भंते जी के आह्वान पर कि हम यह राष्ट्रीय स्तर के एक बौद्ध विहार का निर्माण करेंगे, और उन्होंने उस दिशा में काम भी शुरू किया। चौथा जो कार्यक्रम हुआ राष्ट्रीय स्तर का, वो आप सब बेहतर ढंग से परिचित हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में अशोका विजयदशमी के अवसर पर धम्मभूमि का जो मुख्यालय है मलोखड़ा पलवल हरियाणा में, वहां पिछले कई वर्षों से, बल्कि धम्मभूमि की स्थापना के समय से ये परंपरा है कि अशोका विजयदशमी के दिन वहां राष्ट्रीय स्तर का, बीच में कुछ वर्ष ये गैप जरूर आया, लेकिन एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है बहुत ही उत्साह के साथ, जहां धम्म कारवां आयोजित होता है। तो इस बार भी मलोखड़ा पलवल हरियाणा में श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में अशोका विजयदशमी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, और उसमें भी देश भर से बहुत सारे साथियों ने सहभागिता की। इस वर्ष का आखिरी लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ 10 नवंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में, और कार्यक्रम का स्थान, चूंकि पहले ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में बात चल रही थी, फिर कुछ और लोकेशंस दिल्ली में इस वर्ष संभवतः कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ही ये आयोजन हुआ। और इस कार्यक्रम का न केवल वर्तमान महत्व बल्कि आने वाले समय में भी इस कार्यक्रम की उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता शाश्वत बनी रहेगी। और उसका कारण भी है, उसका कारण ये कि पहली बार धम्मभूमि द्वारा परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में बौद्ध समाज को एक स्वरूप देने के लिए, बौद्ध समाज की परंपराएं, प्रतीक, पहनावा, जीवन शैली, संखार, उपासक उपासिकाओं के दायित्व क्या हो, भिक्षुओं भिक्षुणियों के दायित्व क्या हो, उन तमाम चीजों को लिपिबद्ध करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन दस्तावेज समाज को समर्पित किया गया, उसका विमोचन किया गया। और आप में से बहुत सारे साथी उस कार्यक्रम के गवाह बने होंगे, आपने सक्रिय सहभागिता उस कार्यक्रम में की होगी। कहने को ये कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इस एक कार्यक्रम की उपयोगिता निश्चित रूप से कई घंटों तक बताई जा सकती है। अभी हम भौतिक उपलब्धियों की ही बात कर रहे हैं जो हमने देखी है, वैचारिक उपलब्धियों की बात हम बाद में करेंगे। तो अपने आप में बड़ा अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम ये रहा, जहां हजारों लोगों ने न केवल उस बौद्ध आचार संहिता को अंगीकार करने का संकल्प व्यक्त किया, बल्कि जाति नाम की जिस बुराई की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसे शैतान या दैत्य कहते रहे, उसे जड़ से उखाड़ फेंकते हुए उसे अलविदा कहा, जाति को छोड़ने का संकल्प व्यक्त किया, इस बात की घोषणा की कि मैं बौद्ध हूं और मैं जाति से मुक्त हूं। तो हजारों सालों से जो जाति समाज के हर एक व्यक्ति के साथ चिपकी हुई थी, समाज आंदोलित हुआ। इससे पहले लोग बौद्ध बन रहे थे, लेकिन अपनी जाति को साथ ले जाते हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने संकल्प व्यक्त किया कि हम बौद्ध हैं, और बौद्ध भी वो जो जाति से पूर्णतः मुक्त हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो धम्मभूमि का ये कार्यक्रम जो 10 नवंबर को हुआ, ये अपने आप में बड़ा अनूठा और प्रभावशाली रहा, और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। रही बात आचार संहिता की, तो निश्चित रूप से भले ही महिलाओं के पहनावे की बात हो,
महिलाओं के प्रतीकों की बात हो, हमारी परंपराओं की बात हो, और पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा कैसी मनाई जाए, अशोका विजयदशमी मनाने का पैटर्न क्या हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कैसे मनाएं। हर एक पर्व को बहुत ही व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करते हुए श्रद्धेय बंते जी चाह रहे हैं कि देश भर में बौद्धों के आयोजनों में एक रूपता आए, बौद्धों के संखारों में एक रूपता आए, यहाँ तक कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के व्यवहार में भी एक रूपता आए, उनकी कार्यशैली में एक रूपता आए। तो इन तमाम चीजों को समेटे हुए ये ऐतिहासिक दस्तावेज जो समाज को समर्पित हुआ, इस कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। तो 5 बड़े बड़े कार्यक्रम देश भर के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं और दानदाताओं के सहयोग से आयोजित हुए। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि को रेखांकित करना मुझे लग रहा है कि बेहद जरूरी है। वो ये रहा कि अभी हम जिस गूगल मीट से जुड़ते हैं, बीआरसी गूगल मीट से, तो निश्चित रूप से बीआरसी का जो मुख्यालय है, जो सेंटर है, वो अलीगढ़ में है। और एक उपासिका द्वारा दी गई दान की भूमि पर जिस विहार में बीआरसी का मुख्यालय संचालित हो रहा है, वहां भी इस बात की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी कि अलीगढ़ में एक राष्ट्रीय स्तर का बौद्धों का प्रशिक्षण केंद्र हो, जो देश भर के कार्यकर्ताओं, धम्म प्रचारकों, भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर का काम कर सके, और इस तरह से पूरे देश में बौद्ध आंदोलन को और तेज गति प्रदान कर सके। तो इसी उद्देश्य के साथ अलीगढ़ के प्रबुद्ध दानदाताओं ने ये निर्णय किया कि हम अलीगढ़ में एक राष्ट्रीय स्तर के धम्म भूमि के ध्यान साधना और धम्म प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेंगे। और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रद्धेय भंते जी की सदप्रेरणा से वहां जमीन खरीदी गई, और बाद में ये मुहिम पूरे देश में हम देख रहे हैं कि देश भर से उपासक उपासिकाओं ने उस भूमि के लिए अपने दान राशि की घोषणाएं की। लोग अब भी दान कर रहे हैं, और ये भी अपने आप में बड़ा अनूठा और अद्भुत काम रहा। इस वर्ष चूंकि पिछले वर्ष भूमि खरीद का काम हुआ, तो हम इसका प्रयास सब लोग मिलकर कर रहे हैं कि इस वर्ष वह निर्माण का काम शुरू हो जाए, ताकि एक राष्ट्रीय स्तर के केंद्र का निर्माण हो जाए। और जब इस तरह का केंद्र बन जाएगा, तो अभी हम देख रहे हैं देश के जिन जिन जगहों पर विहार बने हुए हैं, वो निश्चित रूप से असंख्य परिवारों को धर्म की राह बताने का काम कर रहे हैं। भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं, और वे वहां बैठकर बेहतर ढंग से धर्म प्रचार का काम कर पा रहे हैं। तो जब हम राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे केंद्र का निर्माण कर लेंगे, तो निश्चित रूप से ये केंद्र भी देश में हजारों लाखों युवाओं को, उपासक उपासिकाओं को, और भविष्य में बनने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों को भी एक बेहतर राह दिखाने का काम करेगा, ताकि वे भी धर्म को बेहतर ढंग से सीखकर समाज को और ज्यादा प्रशिक्षित कर सके, धर्म की राह बता सके। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही। राजस्थान में भी श्रद्धेय बंते जी का जब जोधपुर में आगमन हुआ, 6 अक्टूबर को जोधपुर में कार्यक्रम हुआ, तो कार्यक्रम समापन के बाद श्रद्धेय बंते जी ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि जयपुर के बाद में जोधपुर इस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन यहाँ किसी व्यवस्थित विहार का नहीं होना, ये भी अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। और श्रद्धेय बंते जी के इस आह्वान के बाद उस कार्यक्रम में भी बहुत से प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं ने स्टेज पर आकर दान राशि की घोषणाएं की, और 9-10 लाख रुपए का दान तो 5-7 मिनट में कलेक्ट हो गया एक तरह से। तो जोधपुर के उपासक उपासिका साथी भी उस राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर के जिस किसी भी स्तर पर उन्हें जमीन उपलब्ध हो सकेगी, वहां विहार निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी रही। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि बीआरसी की गूगल मीट अभी संभवतः फरवरी 2025 में पूरे 2 साल हो जाएंगे, और इस मीटिंग के प्रभाव को भी हम कम नहीं आंक सकते। ये अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है इसके प्रभावों के बारे में, और मेरी तरह यहाँ वक्ता के रूप में विचार व्यक्त करने वाले साथियों की बजाय जो लोग सुनते हैं, वे बेहतर ढंग से बता सकते हैं इसके प्रभावों को, और उन्होंने क्या कुछ सीखा है इस गूगल मीट से, इस विषय के बारे में भी। तो निरंतर बहुत नियमितता के साथ और शालीनता के साथ भी धर्म से जुड़े हुए विषयों पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए विषयों पर बिना अनावश्यक भटकाव लिए, बिना अनावश्यक टीका टिप्पणियां करते हुए
बीआरसी की टीम ने आदरणीय धम्म संदेश जी और डॉक्टर योगेश धार्मिक जी को तो आप नियमित रूप से हर दिन इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो आप दोनों के संयुक्त प्रयत्नों से ये गूगल मीट लगभग 2 साल होने को है, ये नियमित रूप से चल रही है। और इसका प्रभाव ये रहा कि बहुत से राज्यों से नए नए साथी धम्मभूमि के साथ जुड़े, धम्म से जुड़े और निरंतर अब धम्म प्रचार का काम करने में लगे हुए हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है कि चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर का मसला था, तो उस पर भी बात हो जानी चाहिए। हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि बोध गया में महाबोधि विहार पर स्वामित्व का जो विवाद है वो कई सालों से चला आ रहा है। और अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है, देश में धम्म की श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं की संख्या बढ़ रही है, धम्म के बारे में लोगों में नई चेतना का संचार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उस आंदोलन को भी गति मिल रही है। और इस वर्ष उस आंदोलन को जो कुछ जगहों तक सीमित था, उसे एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना बनी कि महाबोधि विहार की स्वामित्व का विवाद हल करने के लिए हम पूरे देश में आंदोलन करें, पूरे देश के उपासक उपासिकाओं को एक मंच पे लाएं। तो उस प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा भी धम्मभूमि रही। श्रद्धेय बंते जी को वहां सहभागिता करने का, अपना विचार रखने का अवसर मिला और एक साझी रणनीति बनाई गई। और अब उस आंदोलन को और बल मिला है और गति मिली है। इसके अतिरिक्त यदि हम महिलाओं के संदर्भ में देखें, आप सबको याद होगा कि जयपुर के कार्यक्रम में श्रीलंका से श्रद्धेय बंते पी शिवली माथेरो जी आए थे। और मैं देख रहा था कि जब कार्यक्रम स्थल के बाहर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इस कार्यक्रम में आने के बाद आप श्रद्धेय बंते जी और धम्मभूमि के प्रयासों को जब आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो बंते पी शिवली जी ने कहा कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, गौरवान्वित हूँ कि जिस तरह का वातावरण हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है हर पूर्णिमा पर या धम्म के किसी कार्यक्रम में, निश्चित रूप से ठीक वैसा ही वातावरण यहाँ निर्मित होने लगा है। और हजारों की संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं भी है बड़ी संख्या में, वो श्वेत वस्त्रों में धम्म के कार्यक्रमों में आ रहे हैं। तो ड्रेस कोड कैसा हो, हमारा हमारा पहनावा कैसा हो, और विशेष रूप से जब हम बौद्ध कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं उस वक्त इस बात की ठीक ठीक परिभाषा, इस बात का ठीक से क्रियान्वयन संभवतः धम्मभूमि के अतिरिक्त हमें और कहीं इतने व्यापक स्तर पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। क्योंकि लगातार ये प्रयास होते रहे और पिछले लगभग 1.5 दशक से श्रद्धेय बंते जी कहते रहे हैं, जहां कहीं भी कार्यक्रम होते हैं धम्मभूमि के हर एक पोस्टर पे आप देखते हैं कि श्वेत वस्त्रों में आए, श्वेत वस्त्रों में आए, ऐसे इंस्ट्रक्शन रहते हैं। और लगभग 20 सालों तक लगातार ये कहने का प्रभाव है कि हम देखते हैं कि आज जब धम्मभूमि के कार्यक्रमों में बौद्ध उपासक उपासिकाएं आते हैं तो अधिकांशतः श्वेत वस्त्रों में ही आते हैं। तो महिलाओं के पहनावे, उनके प्रतीकों, उनकी परंपराओं, उन तमाम चीजों में भी बड़े व्यापक बदलाव आए हैं। युवाओं की जब हम बात करते हैं, सामान्यतः धम्म या धर्म दोनों को ही बुजुर्गों का विषय माना जाता है, लेकिन धम्मभूमि के कार्यक्रमों में प्राथमिकता के साथ हम इस चीज को देखते हैं कि बड़ी संख्या में युवा भी मंच पे आते हैं, कार्यक्रमों के प्रबंधन में सहयोग करते हैं और युवाओं की एक बेहतरीन टीम हमें नजर आती है। आप आगरा के 18 मार्च के कार्यक्रम को देखें या जयपुर के कार्यक्रम को देखें या फिर नोएडा के कार्यक्रम को, निश्चित रूप से और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो वहां युवाओं की एक बड़ी टीम हमें दिखाई देती है जो धम्म के लिए समर्पित है, धम्म की गतिविधियों के लिए समर्पित है। आगरा या सहारनपुर क्षेत्र की बात विशेष रूप से, तो युवाओं को धम्म के साथ जोड़ने के मामले में भी निश्चित रूप से ये वाला साल बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। युवाओं को उत्सुकता जागृत करने में, उन्हें धम्म से जोड़ने में, धम्म की गतिविधियों में उनका सहयोग सुनिश्चित करने के लिए। और इससे भी बढ़कर यदि हम बात करें तो युवा भिक्षुओं के आने के मामले में भी अभी हम देख रहे हैं कि इसी वर्ष में लगभग 4-5 लोग जो हैं वो सामने बने और फिर स्थायी रूप से भिक्षु बनने की राह पे हैं। तो ये सारे के सारे कारण, निश्चित रूप से ये सारी की सारी घटनाएं इस वजह से घटित हो पा रही है, ये सारी की सारी घटनाएं इस वजह से हो पाई कि श्रद्धेय बंते जी का नेतृत्व, धम्मभूमि की गतिविधियां
और धर्म के प्रति समर्पण का भाव, अपने उद्देश्य के प्रति अटूट निष्ठा का भाव। तो जो दूसरे लोग देखते हैं, धर्म प्रचार करना चाहते हैं, धर्म को सीखना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं, धर्म को और लोगों तक संप्रेषित करना चाहते हैं, वो तमाम लोग इन सारी चीजों को देखते हुए बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। तो न केवल धर्म के युवा वॉलंटियर्स तैयार करने में, बल्कि सामने सामने या भिक्षु भिक्षुणियां तैयार करने में भी इस आंदोलन ने बड़ा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया और युवाओं को अपनी तरफ मोड़ने का काम किया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, और फिर किसी दिन जब अवसर मिला तो हम दोबारा बात कर लेंगे इस पे, लेकिन सार रूप में कि कार्यक्रमों के आयोजन की बात हो या फिर स्थायी कार्यों की बात हो, जिस रचनात्मकता के साथ, जिस सृजनात्मकता के साथ श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि ने अपने कदम बढ़ाए हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का बौद्ध में भारत का सपना साकार होता हुआ प्रतीत होने लगा है। और जब भी हम धम्म के किसी कार्यक्रम को देखते हैं, धम्मभूमि की गतिविधियों को देखते हैं, सामूहिक वंदना के कार्यक्रम देश भर में आरंभ हुए हैं। हो सकता है अभी संख्या कम नजर आ रही हो, लेकिन ये मुहिम जो शुरू हुई है निश्चित रूप से उत्तरोत्तर बहुगुणित होगी, इसमें और वृद्धि होगी और ये सिलसिला अब टूटेगा नहीं, रुकेगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखे गए अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा को एक बहुत ही लोकप्रिय धम्म ग्रंथ के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो सर्वाधिक निर्णायक काम धम्मभूमि ने किया है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अतिरिक्त आज भी उसे लोकप्रिय बनाने में, हम सब के घरों तक उसे पहुंचाने में और प्रतिदिन उसका वाचन करने हेतु प्रेरित करने में निश्चित रूप से धम्मभूमि आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। नहीं तो बौद्धों का धम्म ग्रंथ निश्चित रूप से त्रिपिटक साहित्य हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण धरोहर है, लेकिन इस तरह से सिलसिलेवार कि हम प्रतिदिन किसी एक अध्याय का पाठ करेंगे, ये सिलसिला संभवतः पहले न चल रहा था या फिर बहुत ही कम संख्या में चलता रहा होगा। लेकिन अब देश भर में फैले हुए धम्मभूमि के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने इस बात को भी एक परंपरा की तरह स्थापित कर दिया है, जहां हजारों घरों में प्रतिदिन बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ का वाचन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम मनोवैज्ञानिक प्रभावों की बात करें, वैचारिक प्रभावों की बात करें, तो हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है कितने लोग आंदोलित हुए श्रद्धेय भंते जी के विचारों को सुनकर, कितने लोगों के जीवन की दिशा बदल गई श्रद्धेय भंते जी के विचारों को सुनकर, कितने लोगों के जीवन के संखार बदल गए श्रद्धेय भंते जी की देशनाएं सुनकर। और ये तो बड़े बड़े कार्यक्रम थे प्रत्येक राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, पंजाब हो कि हरियाणा, राजस्थान हो कि गुजरात, बिहार हो कि कर्नाटक, बहुत सारे राज्यों में श्रद्धेय भंते जी के कार्यक्रम साल भर चलते रहे हैं। कभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर, कभी धम्म प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शिविर, कभी सामान्य देशनाएं, और ये प्रयास भी धम्मभूमि के माध्यम से ही एक सफल मुकाम तक पहुंच पाया है कि हमें संखार करवाने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज दिखाई दे रही है। और इसके पीछे भी श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर जो संखार कमक प्रशिक्षण शिविर होते रहे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, उनके माध्यम से सैकड़ों लोगों ने संखार कमक का प्रशिक्षण लिया और अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांवों या शहरों में वो बौद्ध रीति से संखार करवाने लगे। तो इस तरह से एक संपूर्ण बौद्ध समाज के निर्माण के लिए जो जो चीजें आवश्यक होनी चाहिए, जिन जिन तत्वों की जरूरत होती है किसी समाज को, उन तमाम पहलुओं को समेटे हुए धम्मभूमि ने एक समग्र बौद्ध समाज के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। और निश्चित रूप से आज नहीं तो कब आने वाली पीढ़ियां इस आंदोलन पर न केवल शोध कार्य करेगी, बल्कि बहुत गर्व के साथ श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी उपलब्धियों को एक बहुत ही अद्वितीय रूप में स्वीकार भी करेगी और उन पर चर्चा भी करेगी, उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेगी। तो ये तमाम पहलू और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। धम्मभूमि इंटरनेशनल के माध्यम से धम्मभूमि की पहुंच जो है वो देश से बाहर भी पहुंची है और विदेशों से भी बहुत से श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का जुड़ना संभव हुआ। तो ये सारी चीजें जब समानांतर घटित हो रही है,
मैं अपनी बात को खत्म करूं कि उन मनोवैज्ञानिक या वैचारिक प्रभावों की तो कोई कैलकुलेशन है नहीं। कितने लोग आंदोलित हुए, कितने लोगों के जीवन की दिशा बदल गई, कितने लोग बौद्ध बने, कितने लोगों के जीवन में बौद्ध जीवन शैली आ गई, और कितने लोगों ने बौद्ध आचार संहिता को स्वीकार कर लिया। ये तमाम चीजें गणना की सीमाओं से परे हैं। लेकिन फिर भी इन तमाम चीजों के पीछे, चाहे वो कार्यक्रमों के आयोजन की बात हो, चाहे वो प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण की बात हो, या फिर साहित्य की बात हो, सोशल मीडिया पे काम करने की बात हो, भले वो गूगल मीट के माध्यम से हो या फिर धर्म कारवा चैनल के माध्यम से, और बीआरसी का चैनल भी है, तो इन तमाम माध्यमों से चर्चाएं करते हुए, गतिविधियां संपादित करते हुए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज रही है इन सब के पीछे, वो श्रद्धेय बंदे जी की कार्य योजना रही है, उनकी सक्रियता रही है, उनका धर्म के प्रति समर्पण रहा है, उनके अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा का भाव रहा है। और आखिरी बात, अभी दिसंबर 2024 में हम हैं। एक साल में जो जो गतिविधियां आपने देखी, जो जो कार्यक्रम आपने देखे, उनमें कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था। ये सारे के सारे वेल प्लान्ड थे। श्रद्धेय बंदे जी ने ठीक इसी तरह से दिसंबर 2023 में धम्मभूमि 2024 में क्या करेगी, इसका एक एजेंडा तैयार किया, इसका एक खाका तैयार किया, और वो सारी गतिविधियां 2024 में हमें देखने को मिली। ठीक इसी तरह से कल से जो नया साल शुरू हो रहा है, दिसंबर 2025 दिसंबर के इस महीने के समापन के बाद, उस 2025 में धम्मभूमि कौन कौन से कार्यक्रम करेगी, कौन कौन सी गतिविधियां करेगी, हमारी उपलब्धियां क्या हो सकती है संभावित, उन तमाम चीजों पर भी अब चिंतन मनन चल रहा है कि हम 2025 की एक सुंदर सी कार्य योजना बनाएं। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप जिस किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि आप ये उचित समझते हैं कि 2025 में श्रद्धेय भंते जी का हमारे राज्य में भी कार्यक्रम होना चाहिए, हमारे गांव या शहर में कार्यक्रम होना चाहिए, प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए, धम्म देशना का कार्यक्रम होना चाहिए, संघार कमक प्रशिक्षण होना चाहिए, या फिर हमारे राज्य में एक बड़ा धम्म कारवा होना चाहिए, या फिर जो राष्ट्रीय स्तर का सामने सामने शिविर होता है उसको स्पॉन्सर इस बार हमारा स्टेट करेगा, ऐसी किसी भी कार्यक्रम की प्रस्तावित योजना आपके मस्तिष्क में हो तो आप अभी गूगल मीट में नोट करवा सकते हैं, या फिर बीआरसी गूगल मीट की सूचना के साथ जो 3 नंबर आप तक पहुंचते हैं, आप अगले 1 2 3 दिन में भी उन पर संदेश भेज के अपनी सूचना नोट करवा सकते हैं कि 2024 में हमारे गांव या शहर में, हमारे जिले में श्रद्धेय बंते जी का एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं कि बंते जी के कार्यक्रम जरूर हो। तो आप ऐसी सूचना भी नोट करवाएं ताकि जिन जगहों पर कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं वहां भी धम्मभूमि की पहुंच सुनिश्चित हो सके और हम और ज्यादा लोगों तक धम्म की बात को पहुंचा सकें। तो मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूं और आप सबके सुझावों का इंतजार रहेगा। आप चाहें तो अभी मेरे बोलने के बाद अपने सुझाव नोट करवा सकते हैं कि आप अपने राज्य में अगले साल में, नए साल में धम्मभूमि की क्या गतिविधियां देखना चाहते हैं, श्रद्धेय बंते जी के क्या कार्यक्रम देखना चाहते हैं। तो उन सुझावों को नोट करते हुए हम जो 2025 का एजेंडा तैयार कर रहे हैं उसमें शामिल करते हुए हम प्रयास करेंगे कि 2024 के मुकाबले 2025 में हम और ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, और ज्यादा धम्म देशना के कार्यक्रमों, और ज्यादा बेहतर ढंग से और व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें ताकि अनंत लोगों तक धर्म की बात पहुंच सके और उनके जीवन को श्रेष्ठ पथ की ओर बढ़ाया जा सके। आप सभी को नए वर्ष की अनंत मंगल कामनाओं के साथ श्रद्धेय बंदे जी की तरफ से, धम्मभूमि की पूरी टीम की तरफ से, धम्मभूमि के सभी श्रद्धावान धम्म प्रतिनिधियों, उपासक उपासिकाओं और देश के सभी नागरिकों को नव वर्ष की ढेरों मंगल कामनाओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि महाकाणिक बुद्ध की अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहे। आप और ज्यादा संकल्पित होंगे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, धम्मभूमि की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। नमो बुद्धाय।